वेलकम टू स्टडी पैराडाइज कोचिंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट 3 में जो है डिस्कस किया है टॉप 50, 25 एंड 45 एमसीक्यूज। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, ये हर तरह से हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। ये हमारा लास्ट जो है फाइनल ओवरव्यू रहेगा एमसीक्यू सीरीज पे। इसके बाद हम जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ साथ दूसरे रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो 51 क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में जो साइनिंग हुई थी गांधी और इरविन के बीच में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका किन के द्वारा निभाई गई है? यानी कि गांधी इरविन जो पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, इस पैक्ट राउंड जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था, जिसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। इरविन जो थे वो देन गवर्नर जनरल थे, यानी वाइसराय थे इंडिया के, और गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें गांधी जी ने जो है कुछ कंडीशंस जो थे वो इरविन को लिख के दिया था कि मैं सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो वापस ले लूंगा। इसके साथ साथ कुछ इरविन की तरफ से जो कंडीशन थी, उन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक यूज के लिए जो साल्ट है वो परमिशन अलाउड की थी कि आप बना सकते हो घरेलू जरूरतियात को पूरा करने के लिए, यानी कि बेचने कमर्शियल यूज के लिए नहीं बना सकते, बट इंडियंस को अलाउड किया था कि आप घर में जूस होता है जो साल्ट वो बना सकते हो। इसके साथ साथ जो है गांधी जी ने ये कंडीशन रखी थी कि जितने भी सत्याग्रही जो हैं हमारे इंडियन, जो सत्याग्रह गांधी जी के साथ होकर जेलों में बंद कर दिए थे, इम्प्रेजन कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको भी रिलीज कर दिया जाए, जेल से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो था, इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका थी ये निभाने की, ये थी तेज बहादुर सप्रू की और जयकार की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि कोड में से सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, which of the following is not one of the causes responsible for the rise of money lenders in British India? इन दिए के विकल्पों में से कौन सा सबसे बड़ा कारण जिम्मेवार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है मनी लेंडर्स के राइज को लेकर? यानी कि जो मनी लेंडर्स उनकी जो राइज हुआ था, उसमें जो उधार देने का जो प्रचलितता जो चला था, उसमें सबसे बड़ा काज कौन सा जिम्मेवार नहीं है? तो इसका कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर हुआ था, ये सबसे बड़ा उसका कारण था। इसके साथ साथ जो न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई थी, ये भी मनी लेंडर्स को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था। इसके साथ साथ लीगल सिस्टम जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया वो भी था। पर इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यू एजुकेशन सिस्टम। भारत में जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर बदलाव किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उससे मनी लेंडर्स को कोई बढ़ावा नहीं मिला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यू एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 53, हु डिस्क्राइब्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो है वो कहा गया था। इसका जहां आंसर नहीं दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा जो है कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जो है वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी बहुत हैं जो है फ्रीडम फाइटर भी रहे। 54, हु वाज मेनली रिस्पांसिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रोटवारी सिस्टम इन मद्रास? जो रोटवारी सिस्टम था जो मद्रास में किसके द्वारा जो है ये चलाया गया था? तो इसके पीछे जो है मेनली कौन रिस्पांसिबल था रोटवारी सिस्टम को मद्रास प्रेसिडेंसी में लाने के लिए? देखिए, ब्रिटिश ने इंडिया में जो है वो मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता में अलग अलग तरह की प्रेसिडेंसी थी, और वहां वहां एक एक गवर्नर होता था। इन सभी गवर्नर्स के ऊपर फिर जो एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो जो मद्रास में रोटवारी सिस्टम जो सबसे पहले आया था, इसके लिए कौन रिस्पांसिबल था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो है 1820 के बीच में उन्होंने रोटवारी सिस्टम लाया था, जिसमें पीजेंट्स को जो है वो लैंड ओनर माना गया था, और डायरेक्ट जो टैक्सेस जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पीजेंट से वसूल रही थी। इसमें 50% जो टैक्सेस थे वो ड्राई लैंड के ऊपर थे, यानी कि जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसमें से 50% जो वो ड्राई लैंड वहां से सिर्फ ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी, और वेटलैंड से थी 60%। तो ये टैक्स सिस्टम था रोटवारी सिस्टम में। इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के और पीजेंट्स के बीच में यानी डायरेक्ट टैक्सिंग सिस्टम था, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश जो है वो पीजेंट्स से टैक्स वसूल रहे थे। पहले जो बीच में जागीरदार, जमींदार वगैरह जो हुआ करते थे उनको उन्होंने हटा दिया था, यानी कि बीच के जो बिचौले हैं उनको हटाकर डायरेक्ट पीजेंट से ही टैक्स वसूल रहे थे। 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रोटवारी सिस्टम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878?
1878 में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ था उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है, सही है? इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेकंड एंड फोर्थ। इसमें जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसको हम गैजिंग एक्ट भी बोलते हैं, तो इट कम्स टू बी नोन एज द गैजिंग एक्ट। इसके साथ साथ जो है इट वाज रिपील्ड इन 1882 बाय द रिपन गवर्नमेंट। ये 1882 में जो है लॉर्ड रिपन जो थे उनकी सरकार के द्वारा जब बाद में आई तो इनको रिपील कर दिया था, हटा दिया था, बंद कर दिया था। देखिए जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था इसका मतलब था कि जितने भी इंडियन जो न्यूज़पेपर्स हैं, प्रेसेस हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को जो ब्रिटिश की तरफ से लगाई गई है उसको क्रिटिसाइज, नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं, उसको कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए 1877 और 78 में जो है लॉर्ड लेटन के द्वारा, यानी लॉर्ड लेटन तब गवर्नर थे, उन्होंने ये स्कीम लाई थी जिससे इंडियंस बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो बाद में जाकर जो है लॉर्ड रिपन जो है, जो कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी लाया है, तो उन्होंने जो है इसको रिपील कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 56, indenture regulations which bound to the artisans of Eastern India to sell their products exclusively to the English company from the late 18th century were known as। जो regulations जो बाउंड किए जाते थे आर्टिशंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया को टू सेल देयर प्रोडक्ट्स को लेकर, तो स्पेशली जो इंग्लिश कंपनी जो थी, जिनकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो लेट 18th सेंचुरी उनको क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दादनी। तो ये दादनी के नाम से जो है इसको बुलाया जाता था 18th सेंचुरी में इन प्रोडक्ट्स को। नंबर 57, गवर्नर जनरल एंड वाइस राय ड्यूरिंग हुज पीरियड डिड द यूरोपियन सोल्जर्स स्टेज द सो कॉल्ड व्हाइट म्यूटिनी इन इंडिया। यानी कि किस गवर्नर जनरल और वाइस राय के अध्यक्षता के दौरान, यानी कि गवर्नरशिप के समय में जो यूरोपियन सोल्जर्स के द्वारा व्हाइट म्यूटिनी इंडिया में की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है तब गवर्नर जनरल थे, तो 1857 में जो है ये इंडिया में जो है सोल्जर म्यूटनी जो हुई थी, तो इसमें जो फौजी मुठभेड़ जो हुई थी सोल्जर्स के बीच में, जो इंडियन रिवल्ट को लेकर कहा जाता है, इसको व्हाइट म्यूटनी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, तो 1857 रिवल्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है ये ब्रागपुर से चलाई थी, जब मंगल पांडे ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सो कॉल जो हथियार थे, कहा जाता था कि उसमें स्वाइन जो है वो ब्लड का और पिग का जो है वो मिलाया गया है, जिससे रिलीजियस फैक्टर बन गया था। तो उस तरह से जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा वो किया था। फिर इंडियंस सभी मिलकर जो है कानपुर, मेरठ, बिहार, अलग अलग जगहों से इंडियन जो रिवोल्ट थी वो स्टार्ट हुई। लेकिन इसका एक ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जो व्हाइट म्यूटनी थी जो इंडिया में, जो इंडियन रिवोल्ट जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कब हुई? तो ये 10 मई को 10 मई 1857 को जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। तो अगर इंडियन जो रिवोल्ट की बात करें हम, 1857 की जो बगावत थी 1857 की, तो ये 10 मई 1857 मेरठ से स्टार्ट हुई है। तो इसका क्वेश्चन का व्हाइट म्यूटनी इंडिया का करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। जो गवर्नर थे, ये फर्स्ट वाइस राय थे इंडिया में, क्योंकि 1857 में ही गवर्नर से वाइस राय चेंज कर दिया था। तो ये लास्ट एंड फर्स्ट जो है, लास्ट गवर्नर थे और फिर फर्स्ट वाइस राय थे, तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग के दौरान ही ये सब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58, हु सेड दिस ऑर्डरली डिसिप्लिन एनार्की शुड गो एंड इफ एज अ रिजल्ट देयर इज कंप्लीट लॉलेसनेस आई वुड रिस्क इट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो एनार्की के ऊपर जो है ये टोटल स्टेटमेंट दी गई है। Which of the following manuscripts containing miniature paintings reveals a sense of realism and authenticity witnessed or experienced by the painters themselves? तो किस प्रकार के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं हैंड रिटन बुक्स, जब फिर इंस्क्राइब किया गया हो किसी स्टोन पे या किसी हार्ड सरफेस पे, जो है वो हाथों से लिखे गया। जब बुक्स नहीं होते थे, जब पेन या फिर पेपर नहीं होता था, तब जो हार्ड सरफेस पे कुछ भी लिखते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग मिनिएचर पेंटिंग, जो मिनिएचर पेंटिंग्स थे, रिवील्स किसमें सेंस ऑफ रियलिज्म की कहा जाता है, जो किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, तारीख उल अल्फी। तारीख अल्फी के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दी गई है। वाज द फाउंडर ऑफ द सल्तनत ऑफ मदुराई। सल्तनत ऑफ मदुराई के जो है वो फाउंडर कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है जलालुद्दीन
एहसान। जलालुद्दीन एहसान जो थे ये सल्तनत ऑफ मदुराई के फाउंडर थे, स्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज अश्तवाना? अश्तवाना क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अश्तवाना जो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 62, द लोअर कास्ट ट्राई टू assert themselves by borrowing and imitating customs and manners of the upper caste. This was termed as संस्कृताइजेशन। Why? इसका करेक्ट ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कहा गया था कि जो निचली जातियों के जो लोग हैं, जो लोअर कास्ट के पब्लिक है, जो लोग हैं, ट्राई टू assert themselves by borrowing, उनको उधार और इन दूसरी तरह के कस्टम्स, रिवाज, मैनर्स, संस्कृति इनके नीचे जो है दबा दिया गया है बड़ी कास्टेस के द्वारा। तो इस टर्म को क्या बोलते थे? संस्कृताइजेशन। तो ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, वाइटले कमीशन वाज कंसर्न विद। वाइटले कमीशन किस चीज से कंसर्न है, जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लेबर से। वाइटले कमीशन जो है जो मजदूर कमीशन था जिसमें लेबर के प्रति जो है उसकी वेजेस, टाइमिंग, कितना काम करना है, क्या करना है, तो उनसे जुड़ा हुआ है, लेबर से। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द जमींदारी सिस्टम वाज नॉट एज एन एडवांटेज टू द ब्रिटिश। जमींदारी सिस्टम की वजह से जो नतीजे निकले, परिणाम निकले, वो किस वजह, उससे कौन से जो फायदे नहीं हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किस तरह के एडवांटेजेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं हुए? तो करेक्ट ऑप्शन है परमानेंट फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू डिमांड। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे उन्होंने इंडिया में जमींदारी सिस्टम को लेकर रोटवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम और इस बार मालवारी सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू चेंजेस लाए थे, एक्ट लाए थे, अलग अलग तरह के बदलाव लाए थे, जिसमें उन्होंने टैक्सेशन की बात कही थी और टैक्स फिक्स किए थे। बट जो परमानेंट सेटलमेंट था, जो परमानेंट फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू था, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, उसके बाद फिर इंडियन अलग अलग प्रेसिडेंसीज में भी किया, उस वजह से जो है ब्रिटिशर्स को कोई ज्यादा फायदे नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से दिए गए पेयर्स, विकल्पों में से कौन से विकल्प जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं? उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, झांसी सर ह्यू ग्रोस। इनमें दिया गया है कि कौन कौन से जगह में किसके साथ लड़ाई हुई है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जो है झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई और सर ह्यू ग्रोस के बीच में जो है वो बैटल लड़ी गई थी, लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट गेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स बाय द एक्ट ऑफ 1935। 1935 जो है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, इसमें हमारा हाफ कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को जो है इंडियन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हाफ से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फीचर्स हैं, प्रोसीजर्स, जो प्रोविजंस हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट 1935 था, इसमें से किस ग्रुप के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात नहीं कही गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिप्रेस्ड क्लासेस। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं की थी। देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन है, यूरोपियंस ने भी कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था, और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी था, मुस्लिम्स के लिए भी था। मुस्लिम ने तो बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह सीधा सेपरेट जो है वो कंट्री ही डिमांड कर दी थी। तो इसके साथ साथ जो है सभी ने किया, लेकिन जो डिप्रेस क्लासेस थी, जो बेचारी इंडिया के जो दलित और दूसरे जो लोअर क्लासेस थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कोई प्रावधान, कोई प्रोविजन नहीं दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन है बी। 67, व्हेन एंड वेयर द सॉन्ग तंडे मातरम बाय फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए जो तंडे मातरम जो है, ये सॉन्ग जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था, जो कि बंगाली भाषा में जो है वो लिखा गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एट कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896। 1896 में जो कोलकाता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पहली बार जो है मातरम सॉन्ग जो है वो गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी कि उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 68, द फर्स्ट नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस इन 1938 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। जो पहली इंडियन नेशनल जो प्लानिंग कमेटी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो गठित की गई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी 1938 में, वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यानी प्रेसिडेंटशिप में की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे,
और बाद में जो है इनको रिप्लेस करके पंडित नेहरू को जो है वो प्रेसिडेंट बना दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये जो फर्स्ट जो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी राष्ट्रीय, वो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी को, जिनको फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, द हिस्टोरिक लखनऊ सेशन 1916 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड ओवर बाय। जो हिस्टोरिक लखनऊ सेशन जो था 1916 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको किसके द्वारा प्रेसिडेड किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है 1916 का जो हिस्टोरिक जो लखनऊ सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको किया गया था, जिसमें होम रूल मूवमेंट भी का जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। बाद में जो है 1916 जो है इसमें होम रूल मूवमेंट चली है, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 70, हु मूव्ड अ रेजोल्यूशन एट द कांग्रेस सेशन इन 1918 डिमांडिंग इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये रेजोल्यूशन जो है किसके द्वारा जो है चलाया गया था कांग्रेस सेशन 1918 में, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि जो इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग राइट, जो वोट देने के जो अधिकार हैं, उसमें चुनाव के अधिकारों में मर्द और औरत यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों को जो एलिजिबिलिटी है वो बराबर की योग्यता रखी जाए वोटिंग देने के अधिकार में, ताकि मिल पाए। इसका करेक्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है ये डिमांड रखी गई थी कि मैन एंड वुमेन दोनों के जो वोटिंग राइट की जो एलिजिबिलिटी है वो इक्वल की जाए, एक जैसी रखी जाए, इसकी मांग की रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 71, हु ऑब्जर्व्ड द कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इन रियलिटी अ सिविल वार विदाउट आर्म्स। किसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है रियलिटी में एक ऐसी सिविल वार है जिसमें विदाउट आर्म्स, बगैर हाथ पांव यूज करे जो है वो एक सिविल वार की तरह है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दी गई थी, कांग्रेस इज इन रियलिटी अ सिविल वार विदाउट आर्म्स। सर सैयद अहमद खान वो थे जिन्होंने अलीगढ़ ओरिएंटेड कॉलेज बनाया था, जो कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ले चुकी है। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाई थी, जिसमें मुस्लिम्स के और उनके अधिकारों की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, हु एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। उसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने एक्ट किया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 6 साल तक अबुल कलाम आजाद जी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके द्वारा किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो है वो होल्ड नहीं किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो फर्स्ट सेशन जो है वो होल्ड नहीं किया गया था, उसमें अटेंड नहीं किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 74, आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907 द सेकंड स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1918 ऑन द इशू ऑफ। 1907 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जो है वो स्प्लिट आ गया था, यानी पार्टी में दरार पड़ गई थी, जो कि सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। और बाद में जो है 1918 में जाकर फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है वो दो जुट बन गए, फिर से स्प्लिट आया। 1918 का जो स्प्लिट था वो किस इशू, किस मुद्दे पे था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मॉन्टेजू डिक्लेरेशन। जो मॉन्टेजू चिल्ड्रंस रिफॉर्म जो एक्ट आया था 1919 में, कुछ लोगों ने जो है कांग्रेस के जो थे उन्होंने उसका विद्रोह किया था, तो कुछ ने उनका फेवर किया था। तो मॉन्टेजू जो डिक्लेरेशन था, इसको लेकर पार्टी की तरफ से जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि हम ये डिमांड्स करेंगे कि इन ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में ये चीजें ना करे और ये चीजें करे, तो वो इन सब का जो है सहमति नहीं थी, इसलिए 1918 में जो है ये इशू क्रिएट हुआ था, मॉन्टेजू डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following classes did not participate in the revolt of 1857। इनमें से कौन सी जो क्लासेस थी उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में जो है वो भाग नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कोड में से बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्होंने जो है उसमें भाग नहीं लिया था, यानी मनी लैंडर्स ने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रिवोल्ट चली थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 हुआ था जो विद्रोह, उसमें मनी लैंडर्स ने भाग बिल्कुल नहीं लिया था, मर्चेंट्स ने भी भाग नहीं लिया था। इसके बाद जो मॉडर्न इंटेलिजेंसिया जो है इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। इसके साथ साथ जो है
अर्बन बेस्ड जो एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड वगैरह जो थे इन्होंने भी भाग नहीं लिया था। तो जो फर्स्ट जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी ये एक तरह की सोल्जर की म्यूटनी थी और इसमें कुछ जमींदार जो थे बेचारे जो फार्मर्स थे उन्होंने सहायता की थी। तो ओल्ड जमींदार्स और सोल्जर की ही रिवोल्ट थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाकी जो क्लासेस हैं इन जो दिए गए विकल्पों में से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वर टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इनमें से कौन कौन सी जो है वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी जो 20th सेंचुरी में जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ए एंड सी में से दोनों। मुंशीगंज जो काली टेम्पल सत्याग्रह आंदोलन जो था बंगाल में 1929 में, और जो बाइकम सत्याग्रह था 1924-25 में, ये दोनों जो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी ये चलाई गई थी। इसका ऑप्शन जहां दिया नहीं आंसर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी, यानी कि बी इसका ऑल ऑफ द अबव जितनी भी हैं ये सभी चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, हु गेव बॉम्बे टू चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड एज अ डोरी गिफ्ट फॉर हिज मैरिज विद कैथरीन ऑफ ब्रगंजा। तो किसने जो है बॉम्बे जो दिया था चार्ल्स II को, जो इंग्लैंड का था, यानी क्वीन एलिजाबेथ के जो रिश्तेदार थे, तो चार्ल्स II जो इंग्लैंड थे उसको एज अ डोरी के तौर पे बॉम्बे किसने दे दिया था मैरिज करने पे कैथरीन ऑफ बरगंजा पे। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पुर्तगीज। पुर्तगीज ने जो है वो दहेज के तौर पे जो है कैथरीन से शादी की थी जो बरगंजा की प्रिंसेस थी, तो इसलिए जो है बॉम्बे जो है वो दान कर दिया था चार्ल्स II को। क्वेश्चन नंबर 79, द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु कंडक्टेड नेगोशिएशंस विद क्रिप्स इन 1942 एंड बेवल एट द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वो थे जिन्होंने नेगोशिएशन की थी, बातचीत की थी क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया था उसके ऊपर, और बेबल प्लान के ऊपर किया था जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग enumerated principles and constitutional provisions which were later incorporated in the Montagu Chelmsford Reform। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट जो था उसको जो प्रिंसिपल्स और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस थे उसमें जो है लेटर बाद में जाकर जो माउंटेन्यू चिल्ड्रंस रिफॉर्म एक्ट के बीच में वो इनकॉर्पोरेट किए गए। 82, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करें। तो इसका कोड में से करेक्ट ऑप्शन है सी, 3rd, 1st, 2nd एंड 4th। सबसे पहले जो है वो हुआ है रीयूनियन ऑफ द कांग्रेस, फिर फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह जो कि भारत में फर्स्ट सत्याग्रह थी गांधी जी की, फिर सेकंड लॉन्चिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद 4th नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड मेक द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका कोड में से करेक्ट ऑप्शन है ए, 2nd, 1st, 3rd, 4th। नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पहले हुआ है, फिर डेथ ऑफ द बाल गंगाधर तिलक, देन मोफला अपराइजिंग, और 4th द इनॉग्रेशन ऑफ द विश्व भारती एट शांति निकेतन। क्वेश्चन नंबर 84, होम डिड बाल गंगाधर तिलक कॉल द डायमंड ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसको डायमंड ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा द डायमंड ऑफ इंडिया का जो टाइटल जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इन। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी जहां मिस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह के समय में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी के द्वारा उनको सरदार का जो है वो टाइटल दिया गया था, तो ये था बरदौली सत्याग्रह में। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बरदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 86, when were the silk bombs introduced into the Vizantive Empire from China, adversely affecting India's already declining foreign trade। तो जो सिल्क बॉम्ब थे वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे चाइना से इंडिया में, जिसकी वजह से जो adversely इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े, इंडियन ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा था फॉरेन ट्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, 551 AD।
तो 551 एडी में जो है ये एडवर्सली इफेक्ट हुआ था इंडिया को जो है सिल्क वॉर्म की वजह से। क्वेश्चन नंबर 87, वेयर डू वी फाइंड द 3 phases with Paleolithic, Mesolithic and Neolithic cultures in sequence? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेलान वैली। बेलान वैली में जो है हमें वो फीचर्स मिलते हैं जिसमें पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर्स जो है तीनों के सीक्वेंस मिलते हैं। यानी कि इंडिया में बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस हैं, अलग अलग साइट्स हैं जिनमें जो है हमें या तो चालकोलिथिक है, या तो न्यूलिथिक है, या मेसोलिथिक, अलग अलग तरह के ईरा पीरियड्स के जो है वो साइट्स कुछ चीजें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो पार्टिकुलर साइट है वो उस दौर से उस टाइम पे बिलोंग करती थी। बट जो बेलन वैली जो है इसमें हमें तीनों एजिस के पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के साइट्स के कुछ फीचर्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि बेलन वैली जो है तीनों सभ्यताओं के टाइम में, अलग अलग पीरियड्स के टाइम में जो है वो वहाँ लोग रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बेलन वैली। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल टूल ऑफ द अर्ली स्टोन एज? जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्क्रैपर। स्क्रैपर जो है वो ऐसा प्रिंसिपल टूल नहीं था अर्ली स्टोन एज के लोगों का। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन मुस्लिम लीग? इंडियन मुस्लिम लीग जो है एक पार्टी थी, उनके द्वारा जो है कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिश जो है किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टार ऑफ इंडिया। तो स्टार ऑफ इंडिया जो है ये न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया गया था इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा। In which year the Indian capitalist class organized itself under the banner of FICCI? इसका करेक्ट ऑप्शन है 1927। 1927 में जो है इंडियन जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्लास थी, जो लोग थे, उन्होंने अपने आप को जो है वो FICCI के बैनर के नीचे अडॉप्ट किया था। 1927, करेक्ट ऑप्शन डी। 91, which of the following women's organization came into existence in 1927? इन दिए गए विकल्पों में से कौन सी जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1927 में जो है एक्सिस्टेंस में आई, वजूद में आई? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 में हुई थी। तो ये एक नारी संरक्षण जो है वुमेन जो है ऑर्गेनाइजेशन थी। क्वेश्चन नंबर 92, हु डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एज वे फॉर द मोस्ट सीरियस रिविलियन सिंस 1857? ये किसके द्वारा कहा गया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जो है ये मोस्ट सीरियस रिविलियन है 1857 के बाद चलाए जाने वाले जितने भी आंदोलन थे उन सभी आंदोलन में से, बगावतों में से सबसे सीरियस रिविलियन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वायसराय लॉर्ड लिंथगो के द्वारा जो है ये कहा गया था कि 1857 के बाद चलाए जाने वाले जितने भी आंदोलन हैं उनमें क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चलाई गई थी, इसमें भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, डू और डाई का स्लोगन दिया गया था। तो ये सबसे डेंजरस रेवोल्यूशन में से एक है, तो वायसराय लॉर्ड लिंथगो के द्वारा। क्वेश्चन 93, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स prominent women leaders like Sucheta Kripalani and Aruna Asaf Ali took the responsibility of coordinating the movement in the face of unprecedented police repression? The correct option है A, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर किया गया था। उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट किया था मूवमेंट के टाइम में, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड जो पुलिस रिप्रेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारत की पहली महिला कौन सी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनी थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट वुमेन थी इंडिया की जो कि गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट भी बनी थी बाद में। तो इसलिए जो पहला नंबर जो फर्स्ट वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की, तो वो सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 95, Who among the following organized the defense in the trial of Indian National Army officers? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, भुलाभाई देसाई। जो भुलाभाई देसाई जो थे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था डिफेंस ट्रायल में INA के ऑफिसर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96, द इंडियन नेशनल आर्मी INA came into existence in 1943 इन नेशनल आर्मी जो है वो 1936 और 1938 से ही उसके बारे में जो चल रहा था वो उनका वजूद आ गया था। बट बाद में चलते चलते 1942, 43 और 1943 में जाकर जो है कंप्लीट एक आर्मी की उन्होंने शक्ल अख्तियार की। तो ये कब और कहाँ जो है एक्सिस्टेंस में आई? ये 1943 में जो है सिंगापुर में बनाई गई थी। सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सिंगापुर में।
यानी कि INA को जो फाइनल शेप जो है वो सिंगापुर में 1943 में मिली थी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर किया था। क्वेश्चन नंबर 97, हु अनाउंस्ड क्वीन विक्टोरिया एज द क्राउन ऑफ इंडिया? किसके द्वारा क्वीन विक्टोरिया को क्राउन ऑफ इंडिया जो है वो घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड लाइटन। लॉर्ड लाइटन के द्वारा जो है 1878 में जिसने बर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया था, तो लॉर्ड लाइटन के द्वारा जो है क्वीन विक्टोरिया को क्राउन ऑफ इंडिया जो वो अनाउंस किया गया था, घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया गया। लेकिन इसका जो एक्चुअली में जो रियल में जो इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन जो था वो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। हसरत मोहानी एक शायर थे और साथ में जो है पॉलिटिशियन भी थे, देश के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान भी दिया, लड़ाई संघर्ष भी किया है। तो एक्चुअली में जो है इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन जो है वो हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, मगर इस स्लोगन को जो है वो पॉपुलर बनाने में जो है एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा योगदान रहा है वो है भगत सिंह जी का। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन जो है वो भगत सिंह के ही द्वारा दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन जो है हर जगह पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, हु फाउंडेड स्वदेशी भंडार इन 1897? इसका करेक्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी भंडार जो है 1897 में जो है स्थापना किया गया था एक ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 100, द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1913 एट? गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी, कहाँ? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। तो ये थे हमारे टॉप जो है 50 MCQs। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जियोग्राफी या फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस उनके जो MCQs की तरफ चलेंगे।